चोरी हर जगह पे मना है। आप चाहे कंटेंट की करें या किसी भी किस्म की करें। तो गूगल भी आपको पायरेसी नहीं करने देता। पायरेसी बेसिकली कंटेंट की चोरी है कि अगर आपका कंटेंट किसी और की कंटेंट वेबसाइट से उठाया हुआ है तो गूगल आपको पेनलाइज करेगा, और पेनलाइज का मतलब यह है कि वो आपको सज़ा देने के लिए आपकी रैंकिंग्स ख़त्म कर देगा। तो अगर आपके वेबसाइट में कंटेंट ऐसा है जो किसी और की वेबसाइट पे पहले से पड़ा हुआ था, तो आपको उस पे नहीं डाल सकते। अगर आप वो कंटेंट अपनी वेबसाइट पे डालेंगे तो मसला ये होगा कि गूगल आपको उसमें पायरेसी के इल्ज़ाम में वो कहेगा कि जी आपने कंटेंट कॉपी किया है, आपने अपना कंटेंट नहीं लिखा, तो वो आपकी रैंकिंग्स डाउन करेगा और आपकी वेबसाइट कैसी होगी, वो रैंकिंग्स ख़त्म हो जाएंगी गूगल में। अच्छा, अब ये तो होगी वो कंटेंट की पायरेसी जो दूसरी वेबसाइट से लोग उठाते हैं, वो तो बिल्कुल मना है। लेकिन अक्सर लोगों को ये नहीं पता कि वो अपनी ही वेबसाइट की डुप्लीकेशन कर लेते हैं। इसको कंटेंट डुप्लीकेशन बोलते हैं, और इसमें होता ये है कि आप अक्सर अपनी ही वेबसाइट के पेजेस मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। गूगल आपको उनके लिए भी पेनलाइज करता है, हालांकि आपको पता भी नहीं होता इन चीज़ों का। तो कंटेंट डुप्लीकेशन क्या है, इसमें हम ये बात करेंगे। होता क्या है, अक्सर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं और वेबसाइट पे जाकर आप देखते हैं कि मुख्तलिफ तरह के यूआरएल्स आपको नज़र आते हैं। कभी आपने गौर नहीं किया होगा क्योंकि आपको शायद पता नहीं है कि वो उसका उनका मतलब क्या होता है। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मुख्तलिफ यूआरएल मुख्तलिफ जो यूआरएल्स हैं वो बेसिकली आपकी डुप्लीकेशन में हेल्प करते हैं। ये आपने सबसे पहले जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझना है कि गूगल के लिए हर यूआरएल डिफरेंट है, वो उसको यूनिक यूआरएल लेता है। तो अगर आपने एक अल्फ़ाबेट की भी चेंज आ गई आपके यूआरएल में, तो गूगल उसको एक नया यूआरएल कंसीडर करेगा। वो यूआरएल पुराना और नया जो दो यूआरएल डिफरेंट होंगे उनको दो यूआरएल्स काउंट करेगा, हालांकि हो सकता है कि वो एक ही यूआरएल की दो शक्लें हों। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें तो ये बेसिकली तीन यूआरएल्स हैं। एक मोबाइल स्टोर के ऊपर एक स्मार्टफोन, स्मार्टफोन के नीचे अगर आप उसको रेटिंग से सेलेक्ट कर लें तो आपके वो क्वेश्चन मार्क लग के रेटिंग इज इक्वल टू 4। तो 4 स्टार रेटिंग मैंने मोबाइल शॉर्टलिस्ट की है तो वो आगे 4 स्टार रेटिंग के मोबाइल नज़र आएंगे, लेकिन यूआरएल चेंज हो गया। उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो वो सीओडी कैश ऑन डिलीवरी, और बेसिकली वो उसको सेलेक्ट करने से वो भी यूआरएल चेंज हो गया। अब ये हैं तीनों डिफरेंट यूआरएल्स, तो गूगल इनको तीन डिफरेंट यूआरएल्स काउंट करेगा। प्रॉब्लम ये है कि ये बेसिकली एक ही पेज की तीन शक्लें हैं, और इसमें सिर्फ ये हो रहा है कि आपने जो फ़िल्टर लगाया है, जैसे आप फ़िल्टर ऑन करते हैं वो मोबाइल जो है वो सॉर्ट हो जाते हैं। कभी आप पॉपुलैरिटी से फ़िल्टर करते हैं, कभी आप ब्रांड वाइज फ़िल्टर करते हैं, तो कभी आप प्राइस वाइज फ़िल्टर करते हैं। ये होता किस तरह से है? तो फॉर एग्जांपल ये एक मोबाइल स्टोर की एग्जांपल है कि आप किसी मोबाइल स्टोर पे जाएंगे और आपको इस तरह से कोई मोबाइल का पेज आपने देखा, लेकिन आप देखेंगे लेफ़्ट साइड पे आपको फ़िल्टर नज़र आ रहे हैं। तो पहला फ़िल्टर मैं अप्लाई करता हूँ। जैसे ही मैंने उसको रेटिंग 4 स्टार एंड अबव मैंने सेलेक्ट किया, आप देखेंगे कि ऊपर फ़िल्टर की एक ऑप्शन मुझे बता दिया कि भाई ये रिज़ल्ट फ़िल्टर्ड हैं, और फ़िल्टर्ड में क्राइटेरिया क्या सेट हुआ है कि 4 स्टार एंड अप की रेटिंग्स हैं, और नीचे उसका यूआरएल देखेंगे आप, तो यूआरएल उसका चेंज हो गया। अब ये यूआरएल बेसिकली क्या बता रहा है, ये यूज़र को असल में क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद रेटिंग 4 का मतलब ये है कि इसी पेज के ऊपर वो सारे मोबाइल जो 4 स्टार या 4 स्टार से ऊपर की रेटिंग के हैं सिर्फ वही दिखाने, बाकी हाइड हो गए हैं। अब हाइड होने का मतलब ये नहीं है कि वो इस पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो सिर्फ आपसे हाइड हुए हैं, लेकिन वो पेज के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं और वो गूगल को एक्सेसिबल भी हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि गूगल को ये लगता है कि ये एक डिफरेंट पेज है क्योंकि इसका यूआरएल डिफरेंट हो गया। अब ये आम लोगों को नहीं पता, और ये अक्सर डेवलपर्स को भी नहीं पता होता कि ये कंटेंट डुप्लीकेशन में काउंट होता है। तो आप अपने ही पेज के दो वर्जन बना चुके हैं। जैसे ही आपने एक और फिल्टर लगाया, फॉर एग्जांपल मैं कैश ऑन डिलीवरी का फिल्टर लगाता हूँ, तो हम नीचे देखेंगे कि उसमें क्वेश्चन मार्क सर्विस इक्वल टू सीओडी एक और जो है क्वेरी ऐड हो गई है। तो ये जो एंड पे ये जो यूआरएल के बाद ये जो क्वेरी चल रही है क्वेश्चन मार्क के बाद, इसको हम क्वेरीज बोलते हैं। इस क्वेरी से क्या होता है कि आपका वो वेबसाइट जो है बिहेव करती है आपके सिस्टम आपको कंटेंट दिखाने के लिए। अब जैसे ही मैंने सीओडी सेलेक्ट किया, तो मैं असल में चाह क्या रहा हूँ, मैं सिर्फ वो मोबाइल चाह रहा हूँ जो मुझे घर में कैश ऑन डिलीवरी पे मिल सकते हैं। मुझे बाकी मोबाइल नहीं चाहिए जिसके लिए मुझे पहले पेमेंट देनी पड़े या मुझे क्रेडिट कार्ड पे देनी पड़े। तो ये वो चीज़ें हैं जो आम आपको हर ई कॉमर्स स्टोर पे नज़र आती हैं। तो इन तीनों में मसला ये है कि गूगल के लिए तीन डिफरेंट पेजेस हैं। तो ये कंटेंट डुप्लीकेशन की एक शक्ल है। इसके बाद एक और आपने प्रॉब्लम देखी होगी कि कंटेंट जो है उसमें अक्सर वेबसाइट्स में www लिखा होता है और अक्सर में नहीं लिखा होता। फॉर एग्जांपल abcmobiles.pk
सिंपल यूआरएल अगर आप ओपन करें तो भी वेबसाइट खुल जाए, और अगर आप www.abcmobiles.pk खोलें तो वो भी खुल जाए। तो असल में ये एक ही वेबसाइट के दो नाम हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये भी दो डिफरेंट यूआरएल्स हैं और गूगल इनको भी डुप्लीकेट काउंट करेगा। सो ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर वेबसाइट्स में देखने में आती है। होता क्या है कि वो वेबसाइट www से भी ओपन होती हैं और www के बगैर भी ओपन होती हैं। सो अगर आप देखेंगे कि आपके ब्राउज़र में कुछ जब आप यूआरएल देखेंगे उनमें www लिखा हुआ होगा और अक्सर www नहीं लिखा हुआ होगा। इसमें अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि अगर ये दोनों वर्जन से वेबसाइट ओपन हो रही है तो ये डुप्लीकेट है गूगल के लिए। आपको वही पेज नज़र आएगा जो www के साथ और उसके बगैर नज़र आ रहा था। गूगल को ये दो पेजेस उसको ये दो पेजेस काउंट करेगा। चूँकि ये हर यूआरएल से पहले आप www लगाएंगे तो वो खुल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है ना उसमें जितने भी पेजेस हैं वो असल में डबल पेजेस हैं, क्योंकि गूगल उनको दो जगह से एक्सेस कर सकता है। और इस बात पे आपको पेनल्टी पड़ेगी गूगल से, ये डुप्लीकेट कंटेंट है और आप अपने ही पेज की कॉपी कर रहे हैं। हालांकि वो एक ही पेज के दो यूआरएल हैं, आपने कॉपी नहीं की, लेकिन गूगल इसको काउंट करेगा। तीसरी ऑप्शन एक और भी असल में जो है ना डुप्लीकेशन होती है। वो इस तरह से कि अगर आपने देखा हो तो यूआरएल्स में कभी HTTP लिखा होता है और कभी HTTP के बाद S भी लिखा हुआ होता है। S का मतलब ये है कि ये इस पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड है। ये SSL सर्टिफिकेट क्या करता है, ये बेसिकली सिक्योरिटी एनहेंस करता है वेबसाइट के ऊपर, जिस पे हम मज़ीद बात करेंगे। लेकिन HTTPS का मतलब ये है कि ये सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है और ये इस प्रोटोकॉल पे पूरा इंटरनेट चलता है। इस पर भी हम बात कर चुके हैं। जब आप SSL इंस्टॉल करते हैं तो वो HTTPS यूआरएल वो भी ओपन होता है और बगैर SSL के भी यूआरएल, वो तो पब्लिक यूआरएल होता है, वो तो ओपन होता ही है। प्रॉब्लम ये है इसमें भी कि अगर ये दोनों यूआरएल एट अ टाइम एक ही वेबसाइट के ओपन हो रहे हैं तो ये भी डुप्लीकेट यूआरएल काउंट होगा। हालांकि सिर्फ इसमें एक लेटर का फ़र्क है, लेकिन गूगल ये कहेगा कि दो डिफरेंट पेजेस हैं जो कि आप ही की वेबसाइट के हैं, लेकिन आप अपनी ही वेबसाइट में कंटेंट डुप्लीकेट कर रहे हैं। जिसकी रीज़न ये हो सकता है कि आप रैंकिंग लेना चाह रहे हैं, तो गूगल ने एक असूल बना दिया है कि आप नहीं कर सकते। तो उसका मतलब ये है कि आपने नहीं करनी, क्योंकि अगर आपके ये दोनों यूआरएल ओपन हो रहे हैं तो अगर ऐसे ही ओपन होंगे तो ये आपको कंटेंट डुप्लीकेशन में पेनल्टी देंगे। जब कंटेंट डुप्लीकेशन होती है उसके सोल्यूशन भी होते हैं। उनमें से डिफरेंट सोल्यूशन डिफरेंट तरह के सिनेरियो में अप्लाई होते हैं। अभी मैं बात करूंगा www या नॉन www को कैसे हैंडल करना है, और अगर HTTP और HTTPS जैसे डुप्लीकेशंस हैं तो इनको कैसे हैंडल करना है। तो इसको हैंडल करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, और एक ही कमांड से आप पूरी की पूरी वेबसाइट या उसकी पूरी की पूरी डुप्लीकेशन को आप हैंडल कर लेते हैं। तो होता क्या है कि जब भी आप एड्रेस चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप जिस घर में रह रहे हैं आप एक नए घर में जाते हैं, आपका एड्रेस चेंज हो जाता है। इसी तरह से हमें मालूम है कि वेब के ऊपर हर एसेट का, हर फाइल का एक एड्रेस होता है, क्योंकि एक जगह पे होस्टेड होता है और वो उसका यूआरएल क्रिएट होता है। अगर वो यूआरएल हमने चेंज करना है तो उसके लिए भी हम एक एड्रेस चेंज की कमांड देते हैं जो कि सर्वर के थ्रू अप्लाई होती है, और ये कमांड गूगल भी फॉलो करता है। गूगल को अगर आप ये बताएं कि भाई ये पुराना एड्रेस है और इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये नया एड्रेस ओपन हो जाएगा, तो वो उसको फॉलो करेगा और पुराने को वो ख़त्म करके नए को ही इंडेक्स कर लेगा। ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसके बगैर वेब चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ अक्सर कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ चेंज हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास HTTP पे SSL इंस्टॉल नहीं था, लेकिन जैसे हम SSL इंस्टॉल करेंगे तो हमारा यूआरएल चेंज हो जाएगा और हमें सर्वर ये अलाउ करता है कि हम अपने नए यूआरएल्स को प्रमोट करें, पुरानों को ख़त्म कर दें। ख़त्म करने का तरीका क्या है कि अगर कोई उसको ओपन भी करेगा तो ऑटोमेटिकली वो रीडायरेक्ट होगा और उसको नया यूआरएल ही नज़र आएगा, पुराना नज़र नहीं आएगा। इसको टेक्निकल टर्म में रीडायरेक्ट्स बोलते हैं। ये अक्सर परमानेंट होते हैं और अक्सर टेम्परेरी होते हैं। परमानेंट रीडायरेक्ट्स हमें चाहिए होते हैं क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए जो चीज़ चेंज हो चुकी है आप उसको 301 जो कि परमानेंट यूआरएल का कोड है, आप 301 रीडायरेक्ट से उसको अप्लाई करते हैं, ताकि जब भी कोई गूगल या कोई भी और सर्च इंजन आपकी वेबसाइट क्रॉल करे उसको पता हो कि भाई ये अब पुराने ख़त्म कर देने हैं और अब नया एड्रेस इंडेक्स कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल ये करना कैसे है? तो इसके लिए हमें सर्वर पे एक htaccess के नाम से फाइल पड़ी हुई होती है, उसके अंदर कमांड्स लिखनी होती हैं। आप ये खुद कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इसको सीख लें, लेकिन आप अगर डेवलपर से हेल्प ले लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर गलत कमांड लग जाए तो पूरी की पूरी वेबसाइट
बैठ भी सकती है। तो इसकी बेहतरी ये है कि आप पहले किसी डेवलपर के साथ डिस्कस कर लें, अपने क्लाइंट के अगर वेबसाइट आप हैंडल कर रहे हैं तो उनसे कहें अपना डेवलपर हमें कनेक्ट करवाएं, या वो अपने डेवलपर से बात करें कि हमें कंटेंट डुप्लीकेशन नज़र आ रही है जो कि एसईओ के लिए नुकसानदेह है और जो कि आपकी परफॉर्मेंस से बात आ जाएगी, आपने इसको फिक्स करवाना है। आप खुद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप डेवलपर से फिक्स करवाएं। तो पहली चीज़ हमने फिक्स करनी है कि www अगर यूआरएल उसमें नहीं है और मुझे डालना है पूरी पूरी वेबसाइट में, तो मैं कैसे डालूंगा? तो होगा क्या कि मेरी वेबसाइट है abcmobiles.pk, और इसको मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई abcmobiles.pk लिखे तो मेरा www.abcmobiles.pk ओपन हो। अक्सर लोग www पसंद करते हैं, अक्सर लोग नहीं करते। तो ये भी हो सकता है कि आप इसको रिवर्स कर दें। आप कहें कि कोई www.abcmobiles.pk ओपन करे तो वो उसमें से www. निकाल दो, बाकी abcmobiles.pk वही वेबसाइट ओपन कर लो। इससे क्या होगा कि कोई भी बंदा अगर कोई दूसरा वर्जन ओपन करेगा तो वो ऑटोमेटिकली सही वर्जन पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैंने www. डालना है पहले। होगा क्या कि जो www.abcmobiles.pk ओपन करेगा उसको तो वेबसाइट ओपन मिल जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी उस पर चल रही है, लेकिन जो abcmobiles.pk ओपन करेगा उसमें www. नहीं लिखेगा, वो ऑटोमेटिकली www.abcmobiles.pk पे चला जाएगा क्योंकि मैंने पीछे सर्वर की साइड पे रीडायरेक्ट लगाया हुआ होगा। अब ये रीडायरेक्ट देखने में लगता कैसे है? तो ये एक छोटी सी कमांड आपको जो नज़र आ रही है, ये रीडायरेक्ट को एग्जीक्यूट कर रही है। ये htaccess में इस तरह की आप फाइल इस कमांड लिख देते हैं htaccess के अंदर जो कि सर्वर में पड़ी हुई होती है, और उसमें ये क्या करेगा, वो फेच करेगा वो सारे यूआरएल्स जो www के बगैर आ रहे हैं, और उनको जब वापस प्रेजेंट करेगा यूज़र को तो ऑटोमेटिकली ओपन वो वाले यूआरएल्स होंगे जिसमें www. लगा हुआ होगा। तो सिंपल सी कमांड है, कोई भी नाम वो पकड़ेगा, वो देखेगा कि इसमें नहीं लिखा तो उसमें www. ये 4 लेटर वो डाल देगा, अगर लिखा है वो कुछ भी नहीं करेगा, वो आपकी वेबसाइट वैसे ही ओपन हो जाएगी। इससे ये होगा कि आपके जो 2 वर्जन थे अब 2 नहीं रहेंगे, वो एक हो जाएगा। गूगल भी उन सबको देखेगा कि उसको भी एक ही वर्जन मिलेगा और यूज़र को भी एक ही वर्जन मिलेगा। दूसरी प्रॉब्लम जो हमने देखी थी कि SSL डालने से जब हमारे HTTP यूआरएल्स HTTPS पे चले जाएंगे तो हम ये चाहेंगे कि सब सिक्योर सर्वर पे ही उसको ओपन करें। तो मैं क्या करूँगा, सेम कमांड उससे मिलती जुलती कमांड हम htaccess में लिखेंगे। उसमें होगा ये कि आपके जितने भी HTTP यूआरएल्स जो होंगे वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट होंगे और HTTPS से ओपन हो जाएंगे। तो इसकी कमांड भी सेम कुछ इसी तरह से लिखी जाएगी, और इससे भी क्या सोल्यूशन निकलेगा, एक तो ये कि आपकी वेबसाइट सिक्योर वेबसाइट सारे एक्सेस कर सकेंगे, चाहे वो सिक्योर यूआरएल डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, या आपने इनेबल करना है या अपने क्लाइंट की वेबसाइट में इनेबल करवाना है ताकि आपका कस्टमर उसको सिक्योर हमेशा वेबसाइट मिले। दूसरी चीज़ क्या होगी कि आपके जो 2 वर्जन थे, जो HTTP यानी कि रेगुलर यूआरएल भी ओपन हो रहे थे और HTTPS के साथ भी वही यूआरएल ओपन हो रहा था। गूगल की नज़र में ये 2 यूआरएल थे। गूगल इन दोनों को जब एक देखेगा, क्योंकि जो भी आप ओपन करें वो अल्टीमेटली एक ही ओपन करेगा जो कि HTTPS है, तो गूगल समझेगा कि इसकी 2 पेजेस नहीं हैं, ये 2 वर्जन नहीं है, वो एक ही वर्जन को कंसिडर करेगा और इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जो कि कंटेंट डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम है। अच्छा, ये चीज़ें htaccess से भी हो सकती हैं, लेकिन वर्डप्रेस में अक्सर प्लगइन मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप विदाउट गोइंग टू द सर्वर, यानी कि आप सर्वर में लॉगिन किए बगैर भी वर्डप्रेस के अंदर से ही ये इसको हैंडल कर सकते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्डप्रेस एक बेस्ट CMS है, अगर आप वो यूज़ करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम भी विद इन द प्लगइन आप हैंडल कर लेंगे और आपको बेशुमार प्लगइन मिल जाएंगे जिसमें आपको ये सहूलत मिलेगी कि आप ये प्रॉब्लम फिक्स कर लें। जैसे कि हमने देखा कि अगर हमने परमानेंट चेंज करनी है अपने यूआरएल्स के अंदर तो हम वो 301 रीडायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अक्सर हम परमानेंट चेंजेस नहीं कर सकते यूआरएल्स के अंदर। तब हम कैसे उसको डुप्लीकेशन को हैंडल करेंगे? तो उसकी एक एग्जांपल, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मोबाइल स्टोर की एग्जांपल हम दोबारा लेंगे, और ये 3 यूआरएल जैसे आप देख सकते हैं, ये 3 यूआरएल्स हमें चाहिए क्योंकि कस्टमर जब फ़िल्टर करेगा तो वो यूआरएल के थ्रू ही फ़िल्टर होगा, और ये सॉफ्टवेयर इस तरह से बने हुए होते हैं क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। तो आपको सॉफ्टवेयर ने ये यूआरएल चेंज करने ही करने हैं। अगर आप इसको रीडायरेक्ट कर देंगे कि फॉर एग्जांपल अगर सेकंड यूआरएल भी फर्स्ट पे चला जाए और अगर थर्ड यूआरएल भी फर्स्ट पे चला जाए तो उसको कभी फ़िल्टरिंग चलेगी ही नहीं, वो सॉफ्टवेयर ब्रेक हो जाएगा और वो फ़िल्टर नहीं कर सकेगा अपना कंटेंट। सो इसको कैसे हैंडल करना है? इसको हैंडल करने के लिए बेसिकली एक कैनोनिकल टैग
गूगल ने इंट्रोड्यूस करवाया। ये जिस तरह से मेटा टैग्स होते हैं उस तरह से कैनोनिकल टैग्स भी होते हैं। तो पहले अगर आप देखें कि एग्जांपल मैं दोबारा उसी की लूँगा कि मैंने एक मोबाइल स्टोर पे जाकर अपनी सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी और 4+ रेटिंग जब उसको सेलेक्ट की, तो आप देखेंगे नीचे यूआरएल में वो प्रॉपर वो फ़िल्टर होता जा रहा है। अब इससे मुझे क्या नज़र आ रहा है, मुझे वो कंटेंट नज़र आ रहा है या वो मोबाइल नज़र आ रहे हैं जो कैश ऑन डिलीवरी पे मिल सकते हैं और जो बेसिकली 4 स्टार या उससे ज़्यादा की रेटिंग्स रखते हैं। इसको इनेबल करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे एक कैनोनिकल टैग लगाना है उस मेन पेज के ऊपर जिसकी ये कॉपी बनते जा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं कैनोनिकल टैग नहीं लगाऊंगा तो उसको रीडायरेक्ट कर दूंगा तो ये सिस्टम ब्रेक हो जाएगा, ये यूआरएल क्रिएट ही नहीं होगा। जब यूआरएल क्रिएट नहीं होगा तो वो फिल्टर भी नहीं लगेंगे। तो कैनोनिकल टैग देखने में कुछ इस तरह का लगता है। आपको ये किसी भी वेबसाइट में अगर आप एक्सप्लोर करें, सोर्स में जाके आप देख सकते हैं कैनोनिकल का वर्ड लिखेंगे तो आपको कैनोनिकल टैग इस तरह का लिखा हुआ नज़र आएगा। इसमें होता क्या है कि आप जितनी भी कॉपीज़ आप बनाते हैं या बनती हैं, सिस्टम वाइड आप एक उसको कमांड दे देते हैं कि भाई इस मेन पेज का ये कैनोनिकल टैग है। तो इससे ये होता है कि जितनी भी उसकी कॉपीज़ बनती हैं, गूगल जब उसका वो क्रॉल करता है, उसका कोड पढ़ता है, वो देख लेता है कि अच्छा भाई ये पेज तो है लेकिन इसकी असल पेज यही है। तो उसको वो क्या करेगा कि आप जैसे ये देख सकते हैं कि एक ओरिजिनल कंटेंट जो आपका मेन कंटेंट है वो आपका वो वही रहेगा। आप जितनी भी कॉपीज़ बनाते चले जाएंगे उसमें नीचे कैनोनिकल टैग लगे हुए होंगे, तो वो वापस गूगल देखेगा कि अच्छा भाई मैंने तो सिर्फ मेन पेज ही इंडेक्स करना है, मैंने बाकी पेजेस इंडेक्स नहीं करने। क्योंकि गूगल को हम वाज़िया लफ्ज़ों में कैनोनिकल टैग्स के थ्रू ये बता रहे हैं कि भाई ये कॉपी है, इसका कंटेंट इंडेक्स मत करो, ये उस मेन पेज की कॉपी है, सिर्फ उसका कंटेंट इंडेक्स करो। सो हम जो फ़िल्टर्ड क्राइटेरिया है वो गूगल में नहीं चाहते, हम सिर्फ स्मार्टफोन्स का पेज चाहते हैं। स्मार्टफोन का पेज तभी नज़र आएगा जब वो हम उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। अगर उसके साथ हम मल्टीपल पेजेस उसके सब पेजेस जिसमें 4 रेटिंग्स की क्राइटेरिया, 3 रेटिंग्स का, 1 का, 5 का, मतलब इतने सारे क्राइटेरियाज बनेंगे और इतनी सारी उसकी कॉपीज़ बन जाएंगी कि वो सब डुप्लीकेट में काउंट होंगे और गूगल हमें पेनल्टी के तहत हमें रैंकिंग हमारी ख़त्म कर देगा। सो ये काफ़ी सीरियस इशू है। अगर इसको आप नहीं ध्यान देंगे तो अल्टीमेटली आप रैंक ही नहीं करेंगे और आपका कंपैरेटर आपके ऊपर रैंक कर जाएगा। सो आप अपनी वेबसाइट कर रहे हैं या किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट कर रहे हैं, चाहे वो रेगुलर वेबसाइट है, चाहे वो ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, डुप्लीकेट जो कंटेंट है वो क्रिएट हो जाता है, उसको आपने फिक्स करना होता है। तो ये चीज़ें मैनुअल करने के लिए हैं। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो वर्डप्रेस में भी प्लगइन्स मिल जाते हैं। जैसे योस्ट का प्लगइन ऑटोमेटिकली हर पेज पे कैनोनिकल टैग खुद ही डाल देता है। वो योस्ट का अगर एसईओ का प्लगइन आप वर्डप्रेस में डालें तो आपको कैनोनिकल टैग डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल 2 पेजेस बनाए हैं और आप दोनों समझते हैं कि 2 डिफरेंट पेजेस हैं, थोड़ा डिफरेंट कंटेंट है, लेकिन गूगल नहीं आप नहीं चाहते कि गूगल आपको पेनलाइज़ करे उन 2 पेजेस की वजह से, तो आप उसकी सेटिंग्स में जाकर उस डुप्लीकेट पेज के ऊपर मेन पेज का वो यूआरएल डाल सकते हैं। ये प्लगइन क्या करेगा, ये प्लगइन आपके इस यूआरएल को उसके ऊपर एज अ कैनोनिकल डाल देगा और जब भी वो गूगल इसको क्रॉल करेगा वो देख लेगा कि भाई ये कॉपी है उस मेन पेज की और मुझे कॉपी को इंडेक्स नहीं करना, मुझे मेन पेज को इंडेक्स करना है। और जब भी कोई यूज़र सर्च करेगा तो उसको सिर्फ एक ही पेज गूगल में नज़र आएगा। सो ये एक और तरीका है डुप्लीकेशन को रोकने का, जिसमें आप 301 रीडायरेक्ट नहीं लगा सकते, वहाँ पर आप कैनोनिकल टैग से डुप्लीकेशन हैंडल करते हैं। जिस तरह से लोगों या बिजनेस के नाम यूनिक, छोटे या मेमोरेबल होते, उस तरह से डोमेन के नाम भी यूनिक, छोटे और याद रह जाने वाले होने चाहिए। इससे आपका ना सिर्फ ब्रांड बनता है बल्कि लोगों को याद रह जाने की वजह से वो ट्रैफिक भी बार बार आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसमें सिर्फ नाम के ही नहीं बल्कि कुछ टेक्निकल फैक्टर्स भी हैं जो डोमेन से जुड़े हुए हैं और हम कोशिश ये करेंगे कि हम उन फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करें कि वो डोमेन की हद तक, यानी कि जो आपकी डोमेन नेम है उसकी हद तक वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गूगल अंडरस्टैंड करता है, गूगल उनको मैयर करता है और वो कैसे आपको एसईओ में रैंकिंग दे सकते हैं। आपको याद होगा कि हम बेसिकली ये सब जो कर रहे हैं ये गूगल के सारे फैक्टर्स ही हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी बेस पे गूगल आपको जज करता है और इसकी बेस पे गूगल आपको पॉइंट्स देता है और ये पॉइंट्स बेसिकली अल्टीमेटली आपके वो 200+ फैक्टर्स में जाकर एक एग्रीगेट यानी कि एक मुश्तरका एक सेंटर मेन पॉइंट्स बनते हैं। उसके बाद रैंक डिसाइड होता है कि कैसे आप नंबर 1 पे, नंबर 2 पे या किसी भी पेज पे रैंक नहीं करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनमें से हर चीज़ की अपनी अपनी खसूसियात हैं, अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसकी बेस पे हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी करेक्टरिस्टिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी
काम इंपॉर्टेंट है और कौन सी गूगल देखता है, कौन सी गूगल नहीं देखता है। उनमें से एक डोमेन के लेवल तक भी है कि डोमेन में क्या नाम आ रहा है, उसमें एक्सटेंशन कौन सी है, वो .com है, .org है या .net है। उसके बाद उसमें पहले www लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, उसमें आपकी डोमेन में आपका नाम क्या आ रहा है, उसमें आपका कीवर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा। सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जो गूगल मैयर करता है और मेरी कोशिश ये है कि हम इनको अलग अलग बारी बारी डिस्कस करें, अंडरस्टैंड करें, ताकि आप अपनी या अपने क्लाइंट की वेबसाइट डोमेन की हद तक पहले अच्छी रैंक कर सकें। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि डोमेन के फैक्टर्स अक्सर आप चेंज नहीं कर पाते, कुछ हद तक चेंज कर पाते हैं, कुछ हद तक नहीं कर पाते। उसकी रीज़न मैं बता देता हूँ। रीज़न ये होती है कि जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ काम करेंगे, ज़्यादा चांसेस ये हैं कि हो सकता है वो पहले से ऑलरेडी बिजनेस रखता हो, उसने डोमेन ली हो, तो उस सूरत में आप उसको डोमेन चेंज नहीं करवा सकते। लेकिन किसी हद तक आप अगर क्लाइंट को कन्विंस कर सकें तो मे बी आप उनका नाम भी चेंज करवा सकें, या अगर नाम नहीं तो एटलीस्ट उनकी टॉप लेवल डोमेन यानी कि एक्सटेंशन ही चेंज करवा सकें। तो इसको हम मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। डोमेन फैक्टर्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो 3 हैं। उसमें सबसे पहले आपका नाम क्या है, मतलब कि आपकी डोमेन का नाम क्या है। उसके बाद TLD एक्सटेंशन। TLD एक्सटेंशन मतलब टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन जो आपकी .com या .net जो भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है इसको, वो टॉप लेवल डोमेन जो आपने रखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गूगल के लिए। और तीसरी चीज़ है सब डोमेन। इन 3 चीज़ों को हम ज़रा ब्रीफली एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले आप देखें कि नॉर्मली आपको कुछ डोमेन इस तरह की नज़र आती है जिसमें ये सेक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं जो कि डिफरेंट कलर्स में हमने हाईलाइट किए हैं। ये सेक्शंस बेसिकली क्या हैं? सबसे पहले आपका प्रोटोकॉल है, वो HTTP है या HTTPS है, मतलब अगर आपने SSL लगाया हुआ है तो यहाँ पर आपका प्रोटोकॉल डिफाइन होगा जिस पे पूरा इंटरनेट चलता है। उसके बाद www है या नहीं है, अगर है तो वो सब डोमेन कहलाती है। अक्सर लोग यहाँ पर सब डोमेन www की जगह कुछ और भी लिखते हैं, उस पर हम मज़ीद अभी बात करते हैं। तीसरी चीज़ बेसिकली जो आपका नाम है, डोमेन नेम। सो नाम बेसिकली जो बीच वाला पार्ट है जो आप सेंटर में देख रहे हैं, ये इतना पार्ट आप अपनी मर्जी से रखते हैं। बाकी जो लास्ट में TLD एक्सटेंशन है यानी कि जो टॉप लेवल डोमेन है जो कि .com, इसकी जगह आप ये चीज़ें चेंज कर लेते हैं। सो ये वेब तकरीबन पूरा आपको URL कुछ इस तरह से नज़र आता है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें नेम्स की, तो डोमेन नेम में नॉर्मली क्या खसूसियात होनी चाहिए, वो कुछ मैंने लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका डोमेन नेम छोटा है तो लोगों को याद करने में आसानी होगी, जितना छोटा नाम उतनी ज़्यादा बेहतर चीज़ है। उसके बाद अगर वो नाम मुश्किल है तो लोगों को याद नहीं रहेगा, तो मेमोरेबल नाम होना चाहिए, ऐसा नाम जो उनको बस ज़हन नशीं हो जाए, वो उसको याद रख सके। तो नाम कोई ऐसा हो जो उनके ज़हन में आसानी से बैठ जाए। फिर ब्रांडेबल। सो आपने ये कोशिश करनी है कि आपका ब्रांड भी उसमें नज़र आना चाहिए, आपके ब्रांड की झलक भी हो। सिर्फ नाम ऐसा ना हो कि वो लोगों को याद रहे, छोटा रहे। नाम ऐसा भी हो जो आपका ब्रांड भी एक्सप्लेन करे। सो आप अपने ब्रांड से हट के नॉर्मली नाम नहीं रख पाते हैं। सो जो नाम आपके ब्रांड का होता है अक्सर वही नाम जो है आपकी डोमेन का भी होता है। फिर उसमें यूनिकनेस होनी चाहिए। आप अगर किसी से मिलता-जुलता नाम रखेंगे, वो चाहे आप डोमेन रखें या आप नाम रखें, वो वैसे ही गलत बात है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी अपनी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है या किसी और के साथ आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, गलत ट्रैफ़िक आना शुरू हो जाएगी। तो यूनिकनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यूनिक नाम रख सकेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। फिर आखिर में डिस्क्रिप्टिव। तो अगर आपके नाम में थोड़ी-सी ये हिंट मिल जाए कि आपका बिज़नेस क्या है, तो वो उसमें काफ़ी हेल्प हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने ABC मोबाइल्स की बात की, ABC शायद मेरा नाम हो सकता है, लेकिन मोबाइल्स मैंने उसमें सिर्फ इसलिए डाला कि लोगों को ये पता चल जाए कि ये मोबाइल्स की दुकान है। तो abcmobiles.com या abcmobiles.pk, बेसिकली ये नाम हम रख सकते हैं। उसमें छोटा भी है, याद रहने वाला भी है, यूनिक भी है, और उसके बाद ये कि उसमें ब्रांड भी नज़र आ रहा है, उसमें डिस्क्रिप्शन भी आ चुकी है। अब ये वेरी करता है बिज़नेस टू बिज़नेस। आपकी नज़र में हो सकता है कि आपको ऐसा नाम पसंद हो जो बहुत बड़ा हो सकता है कि आपके क्लाइंट को ऐसा नाम पसंद हो कि वो अपनी वो डोमेन वो बड़ी रखना चाहता हो। इसमें आप ज़्यादा बहस ना करें उनके साथ, अगर वो जिस तरह से कंफर्टेबल है वो ठीक है। अगर आपको मौका मिले एक नई वेबसाइट लॉन्च करने का जिसका नाम अभी सोचा भी नहीं गया हो, जिसकी कंपनी का नाम भी अभी सोचा ना गया हो, तब आप इसमें इन इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे डिसाइड कर सकते हैं, नाम सजेस्ट कर सकते हैं अपने क्लाइंट को कि वो छोटी डोमेन रखें जो याद रह जाए। लेकिन अगर वो नहीं याद, वो उसको डिसाइड करना चाह रहा,
तो वो आप उसको कोशिश करें, अगर नहीं मानता कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर अपना बिजनेस आप चला रहे हैं तो आप भी कोशिश करें कि डोमेन नेम लेते हुए इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें ताकि आप ज़्यादा अच्छी पब्लिसिटी हासिल कर सकें। दूसरी चीज़ हमारी TLD एक्सटेंशंस हैं। इन TLD एक्सटेंशंस में खसूसियत ये है कि बेसिकली आपका जो .com, .net, .org जो आप आखिर में नाम रखते हैं, जो डोमेन लेते हैं, वो आपको TLD कहलाती है। ये TLD रिकमेंडेड ये होता है कि आप अच्छी प्रीमियम यानी क्वालिटी डोमेन्स लें। क्वालिटी डोमेन्स में क्या आता है, एक वक्त में सिर्फ .com अवेलेबल थी, .com के बाद .net, .org काफ़ी ज़्यादा डोमेन्स आई, लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा आ गई हैं। उसमें .name, .ws, आई डोंट नो, .dubai, .न्यूयॉर्क, सिटी लेवल डोमेन्स भी आ चुकी हैं, और फिर कंट्री लेवल डोमेन्स भी हैं जिसमें .pk, .us या .ae, ये सब अपने अपने मुल्क की कंट्री लेवल डोमेन्स भी अवेलेबल हैं। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अक्सर लोग सिर्फ .com का पसंद करते हैं, चूँकि उन्होंने सिर्फ .com देखी होती है, जो नॉर्मली उससे एसोसिएशन रखते हैं, .com के पीछे जाते हैं। हालांकि आप .com के अलावा .net या .org भी रखें तो बात वही है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोगों के जहन में चूँकि .com सबसे पहले आता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ABC मोबाइल्स की वेबसाइट जाके ओपन कर लें तो आप बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले abcmobiles.com ही खोलेंगे, क्योंकि .com अगर आपको वेबसाइट नहीं मिली तो शायद आप फिर पूछेंगे कि भाई एड्रेस क्या है। सो .com का असल में ये इम्पैक्ट है। लेकिन डोमेन के साथ अगर आप कोशिश ये करें तो अपनी इसको नैरो डाउन कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर डोमेन रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो जो ज़्यादातर लोग .org पसंद करते हैं, .com नहीं पसंद करते। सो इस तरह से चीज़ें वेरी करती हैं बिजनेस टू बिजनेस। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपने देखनी है कि अगर आप डोमेन ले रहे हैं तो क्वालिटी डोमेन्स लें या क्वालिटी TLDs या एक्सटेंशंस लें। .biz, .info, .name या इस तरह की दूसरी जो आम डोमेन्स हैं इनसे अवॉइड करें। ये नॉर्मली लो क्वालिटी डोमेन्स समझी जाती हैं और इस पे वेबसाइट्स जो हैं उनकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है। तो हमें क्रेडिबिलिटी चाहिए, हम चाहेंगे कि हमारी डोमेन्स उन एक्सटेंशंस पे हों जिनको गूगल या बाकी सर्च इंजन्स क्रेडिबल समझते हैं। क्रेडिबल मतलब कि उस पर स्पैमिंग कम होती है, उस पर जो है ना वो मुश्किल है स्पैमिंग, तो वो गूगल उन पर ट्रस्ट करता है। तो आप लो क्वालिटी डोमेन से अवॉइड करें। तीसरी चीज़ सब डोमेन्स की है। आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि सब डोमेन एक डिफरेंट डोमेन होती है। पहले हमने डिस्कस किया कि गूगल हर URL को एक डिफरेंट URL समझता है, चाहे उसमें एक छोटी सी भी एक लेटर की भी उसमें चेंज हो तो गूगल उसको एक डिफरेंट URL समझता है। लेकिन अगर वो लेटर आपकी डोमेन के अंदर ही फॉलो करता है तो डोमेन असल में चेंज नहीं होती, डोमेन वही रहती है, बेशक पेजेस गूगल उसको डुप्लीकेट ही समझ रहा हो। लेकिन www ये डोमेन नहीं है, ये सब डोमेन है। सो लोग अक्सर www लिखना पसंद करते हैं, असल में इसकी ज़रूरत नहीं होती। आप abcmobiles.com भी करेंगे तो आपकी यही डोमेन बन जाती है। लेकिन कुछ लोग जैसे कि .com पसंद करते हैं तो वो ये भी पसंद करते हैं कि भाई www होना चाहिए। इसकी रीज़न क्या है किसी को नहीं पता। एक वक्त में इसको अच्छा समझा जाता था, अब बेसिकली लोग इसको एक बर्डन समझते हैं, क्योंकि छोटे नाम में अगर आप ये 4 लेटर निकाल दें www. इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर भी वेबसाइट्स ओपन हो जाती हैं। अनलेस कि आपको ज़रूरत हो, कोई टेक्निकल रीज़न हैं कि आपको www. चाहिए किसी सर्वर की वजह से या टेक्निकल रीज़न की वजह से, फिर ठीक है, फिर मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं तो आप इसको अवॉइड कर लें। उसकी रीज़न ये है कि ये एक सब डोमेन है, ये आपकी नेम के आगे एक सब डोमेन कहलाई जाती है और इसके अगेंस्ट आपको मैं अगर दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरह के URL नज़र आते होंगे। अक्सर लोग अपना ब्लॉग जो है वो सब डोमेन पे रखते हैं, यानी कि blog.abcmobiles.com बजाय इसके कि वो abcmobiles.com/blogs पे जाएं, वो blog.abcmobiles.com पे चले जाते हैं। इसमें प्रॉब्लम्स 2 आ जाती हैं। एक तो ये कि ब्लॉग या www या जितने भी आपने ये सब डोमेन लिखी हैं, ये एक डिफरेंट डोमेन कहलाती है। डिफरेंट डोमेन का मतलब ये है कि आपकी मेन डोमेन अलग है और ये अलग है। अगर आपने अपनी मेन डोमेन यानी कि www.abcmobiles.com भी रखी हुई है और साथ आपने blog.abcmobiles.com भी रखा हुआ है, तो असल में ये एक वेबसाइट नहीं है। गूगल इनको 2 डिफरेंट वेबसाइट काउंट करता है। याद रखें, 2 डिफरेंट वेबसाइट्स और 2 डिफरेंट पेजेस में फ़र्क है। पेजेस एक ही वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं, लेकिन 2 डिफरेंट वेबसाइट के पेजेस भी अलग हैं और पूरी की पूरी डोमेन अलग है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक डोमेन की SEO कर रहे हैं तो वो अलग रह जाएगी,
दूसरी डोमेन की एसईओ आपको जीरो से करनी पड़ेगी। सो ये दो डिफरेंट डोमेन्स की वजह से एसईओ भी डिवाइड हो जाएंगी। जितनी ज़्यादा आप सब डोमेन्स बनाएंगे उतनी दफ़ा आपको एसईओ भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सो अगर आप एक ही डोमेन पर रह के एसईओ करेंगे तो पूरी डोमेन का जो इफेक्ट है वो एक प्रॉपर आपको सपोर्ट करेगा कि अगर आपके 4 पेजेस इंडेक्स्ड हैं तो बाकी 4 भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी डोमेन ही अलग है और आपने सब डोमेन अलग कर दिया है तो वो 4, बेशक आप दोनों पे 4-4 पेजेस रखें पर उसकी एसईओ अलग होगी, इसकी एसईओ अलग होगी। हालांकि पब्लिक के लिए या ऑडियंस के लिए वो एक ही वेबसाइट है या उस एक ही ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रही है। सो ये छोटी सी गलती है जो लोग करते हैं, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। कोशिश करें कि एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स ना डालें, www की ज़रूरत नहीं है तो मत लिखें। ब्लॉग को आप डोमेन सब डोमेन मत बनाएं, ब्लॉग को आप सब कैटेगरी बनाएं जो स्लैश के बाद ब्लॉग लिखें ताकि आपका जो इफेक्ट है उस कंटेंट का उसी पेज के ऊपर आ जाए। हम शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं कि गूगल ने यूज़र्स को बेस्ट रिजल्ट दिखाना है। उसके लिए सर्च क्वेरी तो मैटर करती है लेकिन यूज़र का कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है। कॉन्टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो लोकेशन है कि यूज़र कहाँ पे है, उसको उस वक्त उस लम्हे क्या चाहिए होगा। तो गूगल ये चीज़ें बड़ी कंसीडर करता है। तो लोकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसको बेटर रिजल्ट दिखाने के लिए गूगल लोकल रिजल्ट्स को पहले लेकर आता है और इंटरनेशनल रिजल्ट्स को बाद में लेके आता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक मार्केट में खड़े होके पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट ढूंढें या कोई और रेस्टोरेंट ढूंढें, क्या आपको लाहौर के अंदर लाहौर के रेस्टोरेंट चाहिए होंगे या लाहौर के अंदर आपको न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट दिखाए जाएँ? तो यकीनन आपको लाहौर में लाहौर के रेस्टोरेंट चाहिए या आप जिस भी शहर में हैं, जिस भी लोकेलिटी में हैं, आपको वहीं के रिजल्ट्स आसपास चाहिए होंगे। गूगल ये चीज़ें अंडरस्टैंड करता है और गूगल इसको मेजर भी करता है। डोमेन्स के अंदर भी असल में ये चीज़ वैलिड है। सो इसीलिए जब कंट्री बेस्ड टॉप लेवल डोमेन्स लॉन्च हुई यानी कि .pk या .com.pk, तो ये सारी चीज़ें गूगल ने उसके साथ एसोसिएट की और अब गूगल एक्चुअली में आपको रैंकिंग बेहतर देता है अगर आप लोकल कंट्री लेवल डोमेन्स रखेंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं अपने स्टोर की बात करूं, हमारा जो ABC मोबाइल स्टोर है उसकी .com डोमेन है। अब .com एक जेनेरिक ग्लोबल डोमेन है। सो अगर मेरा बिजनेस ग्लोबल है तो .com रखना समझ आती है। लेकिन अगर मेरा बिजनेस सिर्फ पाकिस्तान में है तो आपके ख्याल में इन दो डोमेन में से कौन सी डोमेन बेहतर है? क्या abcmobiles.com बेहतर लग रही है आपको या abcmobiles.pk बेहतर लग रही है आपको? सो आपको जो भी लगे, बेसिकली .pk बेहतर है क्योंकि गूगल इसको प्रेफर करता है। गूगल ये समझता है कि अगर आप पाकिस्तानी बिजनेस हैं और अगर आप पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं तो आपको पाकिस्तानी डोमेन रखनी चाहिए। इससे लोगों को भी एसोसिएशन होती है कि भाई लोकल बिजनेस है और ये मेरी ज़्यादा नीड पूरी कर सकता है, ना कि ग्लोबल बिजनेस जिसको शायद पता भी ना हो कि पाकिस्तान में उसको यूज़र उसको चाहिए कुछ डेटा वगैरह या वो उनका फोकस ही ना हो आपका कंट्री। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखने में तो बज़ाहिर एक छोटी सी चीज़ लग रही है लेकिन गूगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और गूगल आपको रैंकिंग बूस्ट देता है। सो मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह से दे सकता हूँ कि अगर दो वेबसाइट्स हैं abcmobiles.com और xyzmobiles.pk, तो पाकिस्तान में अगर ऑडियंस सर्च कर रही है, आप जितनी मर्जी एसईओ दोनों पे कर लें, मतलब दोनों पे बराबर एसईओ करें, सो जो एक रैंकिंग फैक्टर है ना वो लोकल डोमेन का, उसको आप बीट नहीं कर सकेंगे। वो विन कर जाएगा लोकल मार्केट, पाकिस्तानी मार्केट में, कि उसकी डोमेन भी लोकल थी, चाहे कि आपकी बाकी सारी एसईओ एफर्ट सेम थी, आपने सेम ऑप्टिमाइजेशन की, सब कुछ सेम किया, लेकिन चूंकि उसकी डोमेन लोकल थी, गूगल उसको पहले रैंक करेगा, आपको वो कम नंबर देगा क्योंकि आपने डोमेन लोकल बॉदर नहीं किया कि आप अपने उस कंट्री में या उस ऑडियंस के लिए आप अपनी डोमेन जो है बाय कर सकें। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आपने जिस भी मुल्क में बिजनेस कर रहे हैं आपने कोशिश करनी है कि उसकी लोकल डोमेन लेनी है। अक्सर क्लाइंट को पसंद नहीं आ रही होती कि भाई हम कोई और डोमेन लें। मैंने आपको पहले कहा कि आप डोमेन नेम ना चेंज करवाएं क्योंकि हर एक का बिजनेस अपना उसका नाम होता है, उस पर आप बहस ज़्यादा नहीं कर सकते, वो रखना चाहें तो रख सकते हैं। मैंने आपको ये भी कहा कि आप www ना निकालें अगर वो नहीं चाहते निकालना क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको इस पे कहूँगा कि इस पे आप ज़रूर उनसे ज़िद करें, इसलिए कि ये आपकी एसईओ बेहतर करेगी। अगर आप यूएस के अंदर हैं तो .com चलाने की बजाय .us लें ताकि आप .com की जगह .us को रैंक करवा सकें। होता ये है कि अगर आप मल्टीपल कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं तो हर कंट्री की डोमेन लेते जाएं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो .pk लें, अगर आप यूएई में हैं तो .ae लें। चूंकि आपका ब्रांड है और .com भी आपको चाहिए तो आप .com भी अपने पास रखें ताकि वो कोई और ना ले ले, वो भी ब्रांड आपके पास रहे। सो आपने जब भी बिजनेस करना है अपने लोकल कंट्री की डोमेन्स लाजमी लेनी है
और जब एसईओ की बात आएगी, जब आप एसईओ करेंगे तो ये कोशिश करनी है कि लोकल डोमेन पे एसईओ करें, .com को रीडायरेक्ट कर लें, जो कि मैंने 301 रीडायरेक्ट पहले बताया था आपको। आप वो 301 रीडायरेक्ट लगा लें कि अगर कोई abcmobiles.com खोले तो ऑटोमेटिकली abcmobiles.pk पे ही लैंड करे, और .pk की होने की वजह से आप बाकी वेबसाइट से ऊपर आ जाएंगे जो .com में ही पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट कर रही होंगी। डोमेन नेम्स की हमने पहले बात की कि वो छोटे हों, यादगार हों और यूनिक हों तो वो अच्छे रहते हैं। मैं आपको दोबारा कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा देता हूँ कि ये अगर आप 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी डोमेन लेते हुए अगर याद रखें तो आपको आसानी होगी, डोमेन आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डोमेन लेते हुए जो याद रखना होता है, वो ये कि अगर आप अपने डोमेन में ही अपना कीवर्ड डाल दें तो उसमें आपकी इम्पैक्ट डबल हो जाता है या काफ़ी गुना बढ़ भी सकता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अगर आप में ABC मोबाइल्स, अगर हम स्टोर की बात करें तो ABC मोबाइल्स मैं शायद abc.com खाली ले लेता, लेकिन चूंकि मोबाइल्स की मेरी दुकान थी तो मैंने abcmobiles.com ली ताकि ABC के साथ थोड़ा डिस्क्रिप्टिव नाम भी आ जाए कि मोबाइल्स है। लेकिन इसको मैं मज़ीद कैसे बेहतर कर सकता था? अगर मैंने उस वक्त कीवर्ड सर्च कर ली होती तो मैं पहले ही समझ जाता कि लोग मोबाइल्स नहीं ढूंढते, मोबाइल स्टोर ढूंढते हैं। और अगर मेरी रिपेयर की शॉप है तो मैं मोबाइल रिपेयर्स की शायद लोग सर्च करते हैं। तो इसी डोमेन को अगर मैं बेहतर करूं तो abcmobiles.com को मैं abcmobilestore.com भी तो ले सकता था, abcmobilerepairs.com भी तो ले सकता था, डिपेंडिंग ऑन कि मेरा बिजनेस क्या है। मैं अपने डोमेन में अपना कीवर्ड अगर डाल दूँ तो मेरी ज़िंदगी आसान इस तरह से हो जाती है कि गूगल को आसानी होती है आपको आइडेंटिफाई करने में कि भाई आपका बिजनेस क्या है, आपकी ऑडियंस क्या सर्च कर रही होगी। और अगर कोई भी बंदा लिखे कि जी मोबाइल स्टोर इन लाहौर या मोबाइल स्टोर इन पाकिस्तान, तो मेरी चूँकि नाम डोमेन में ही नाम है या नाम में ही मेरा कीवर्ड है, तो क्या होगा कि गूगल मुझे रैंक बेहतर करेगा, क्योंकि वो देखेगा कि इसकी डोमेन में भी नाम है और वो कीवर्ड यही लोग सर्च कर रहे हैं। वो उनको उसको लगेगा कि लोग मेरा नाम ही सर्च कर रहे हैं, जबकि वो मेरा नाम तो है लेकिन उसमें मेरा कीवर्ड भी मेरे नाम में ही शामिल है। इसकी एग्जांपल मैं आपको अपनी कंपनी से भी दे सकता हूँ कि लोग जब डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी ढूंढते हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान लिखते हैं, तो मेरी कंपनी का नाम भी डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान है और उसमें digitalmarketing.pk डोमेन में ये अवेलेबल थी, वो मैंने ले ली। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि मेरा कीवर्ड जो कि डिजिटल मार्केटिंग है वो भी मेरे पास है एज अ डोमेन, और जबकि डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान को लिखे तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज्ड है। और चूंकि .pk है तो ऑटोमेटिकली सेंस बन जाती है कि डिजिटल मार्केटिंग .pk या डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान बेसिकली एक ही चीज़ का नाम है। तो असल में होता ये है कि जिसको मार्केटिंग चाहिए या जिसको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर करनी है, वो ये कीवर्ड जब लिखेगा तो गूगल इस नाम को बेहतर समझते हुए वो पहले ही रैंक कर लेगा। आप अपने बिजनेस को अंडरस्टैंड करें कि उसकी एंड ऑडियंस क्या है। ये पॉसिबल तब है जब आप पहले एसईओ से स्टार्ट करें। तो अक्सर जो यहीं पर एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग एसईओ को हायर करते हैं बहुत देर बाद जाके कि पहले हम बिजनेस खड़ा करेंगे, पहले हम वेबसाइट खड़ी करेंगे, फिर जाके हम एसईओ को हायर करेंगे। मैं इस चीज़ से इख्तलाफ रखता हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ कि सबसे पहले आप मार्केटर या कम अज़ कम एसईओ को हायर करें ताकि वो आपको नाम सोचते हुए ही ये बता सके कि भाई अगर आप नाम अपना एबीसी मोबाइल्स रख रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को रखना चाह रहे हैं तो बजाय इसके कि आप कुछ और रखें, आप कीवर्ड रिसर्च करें, वो देखें कि लोग क्या सर्च करते हैं, और वो जो सर्च करते हैं वही सर्च को अगर आप अपना नाम बना लें तो इतनी आइडियल सिचुएशन होती है कि जब भी लोग अपनी ज़रूरत सर्च करेंगे वो ज़रूरत बेसिकली आपका नाम ही होगा। तो वो ज़रूरत जब आपका नाम बन जाएगा उससे आपकी रैंकिंग बढ़ जाएगी, ट्रैफिक बढ़ जाएगी, और आपको दुनिया में हज़ारों कीवर्ड्स पे रैंक करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप एक अच्छे कीवर्ड पे रैंक कर जाएंगे तो आपका बिज़नेस काफ़ी गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। ये चीज़ अपने बिज़नेस में भी अडॉप्ट करें, ये चीज़ अपने क्लाइंट को भी सजेस्ट करें, डिपेंडिंग ऑन कि अगर उसने अभी बिज़नेस स्टार्ट करना है, उसने अभी डोमेन स्टार्ट करनी है, तो आप ये भी एक फैक्टर उसको बता सकते हैं कि भाई नाम रखो, लेकिन अगर कीवर्ड डाल दोगे तो नाम ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ओल्ड इज़ गोल्ड, आपने ये कहावत सुनी होगी, लेकिन गूगल इसको बिलीव भी करता है। तो जितनी डोमेन पुरानी होती है गूगल की नज़र में उतनी वो ट्रस्ट वर्दी होती है। इसको अगर आप एग्जांपल ले लें तो आप बेसिकली अपने बुज़ुर्गों से मिसाल ले सकते हैं कि जितनी सीनियरिटी आती है उतनी उनकी इज़्ज़त बढ़ जाती है, उतनी उनकी आवाज़ में बात में वज़न बढ़ जाता है। लोग ज़्यादातर समझते हैं कि जी बड़े हैं तो मुनासिब बात करते हैं। गूगल भी फॉलो करता है कि अगर आपकी
एक डोमेन है जो 10 साल से चल रही है, उसकी एक क्रेडिबिलिटी बन चुकी होती है। कुछ सालों में गूगल उसको अंडरस्टैंड कर चुका होता है, बार बार विजिट कर चुका होता है, तो उसको पता है कि आप स्पैम नहीं कर रहे, उसको पता है कि आप अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं। सो उससे ये होता है कि आपकी एक अथॉरिटी बिल्ड होती है गूगल की इंडेक्स के अंदर या गूगल की नज़र के सामने। अगर आप उसको बीट करेंगे एक ऐसी वेबसाइट से या एक ऐसी डोमेन से जो अभी नहीं आई है, तो वो इतनी आराम से बीट नहीं हो सकेगी। और उम्र एक ऐसी चीज़ है जो आप बीट कर नहीं सकते किसी की भी। उम्र हमेशा अपने वक्त का टाइम से साथ ही गुजरती है। जो आपसे बड़ा है वो हमेशा बड़ा ही रहता है, चाहे जो मर्जी हो जाए। जो डोमेन आपसे पहले लॉन्च हुई है वो आपसे पहले ही लॉन्च रहेगी, आप वो कभी गैप पूरा नहीं कर सकते, चाहे आप जितनी मर्जी अच्छी एसईओ कर लें। हाँ, इस चीज़ पे लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं कि अब मैंने चूंकि आज बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मैं जो 10 साल पहले बिजनेस स्टार्ट हो चुका था उसको कैसे बीट करूं। एज एक फैक्टर है और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, लेकिन सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है। इसमें दूसरी बात ये आ जाती है, फॉर एग्जांपल, कि आपसे पहले ये हो सकता है डोमेन किसी और ने ली हो और उसने लेकर छोड़ दी हो और उसने अपना स्टोर बंद कर दिया हो, लेकिन आपने चूंकि वो सेम नाम रखा, दुनिया के किसी कोने में वो स्टोर था और वो बंद हो गया, आपको पता भी नहीं था। लेकिन जब आपने उसको बाय किया तो डोमेन अब आपके नाम पे होगी क्योंकि वो अब अवेलेबल थी। तो इससे हिस्ट्री भी बिल्ड होती है। तो आपकी डोमेन एज के साथ उसकी ऑनरशिप भी काउंट करती है कि आपकी अगर एक डोमेन है तो आपकी और कितनी डोमेनें हैं, क्या आप एक रियल पर्सन है या नहीं है। तो गूगल ये चीज़ें भी देखता है, लेकिन फिर गूगल हिस्ट्री भी देखता है कि ये डोमेन अगर आपने ली है तो क्या ये आपने फर्स्ट टाइम ली है, ये नाम क्या आया इससे पहले किसी और ने ले रखा था, या वो कब ले रखा था, और उस पर अगर वो लिया था तो क्या वो स्पैमिंग कर रहा था उस वक्त या उस वक्त उसकी अथॉरिटी थी। डोमेन लेते हुए कुछ चीज़ों का ये भी ख्याल रखा जा सकता है कि अक्सर डोमेनें पहले हिट हुई होती हैं गूगल से, या अक्सर डोमेनें पहले भी अथॉरिटी बिल्ड कर चुकी होती हैं। सो अगर आपने हिट हुई डोमेन, मतलब कि ऐसी डोमेन जो पहले ही गूगल से पेनलाइज थी, आपने ले ली है, तो आपको भी वो पेनल्टी कैरी ऑन वो करेगी, क्योंकि आपको शायद पता भी नहीं था, लेकिन आपकी एसईओ कभी भी बेहतर नहीं होगी अगर आपने ऐसी डोमेन ले ली जो गूगल ने ब्लैक लिस्ट की हुई थी। डोमेन लेते हुए लोग ये ध्यान नहीं रखते, इसीलिए एक एसईओ को बीच में जाकर ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी होती है। और नेट पे आप काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी ये देखने के लिए कि क्या डोमेन फर्स्ट टाइम किसने रजिस्टर कराई और कब रजिस्टर हुई। सो इसका हिस्ट्री ध्यान में रखें। जैसे जैसे हिस्ट्री ट्रैवल करती है उसकी अथॉरिटी भी ट्रैवल करती है। अगर डोमेन बिल्कुल नया मतलब नया आइडिया था, या अभी आपने सोचा ही था ये नाम, इससे पहले कभी किसी ने रजिस्टर नहीं किया, तो वो बिल्कुल ठीक है, उसको कोई हिट नहीं हुई होगी। लेकिन वो चूंकि अभी ज़ीरो से स्टार्ट हुई है तो उसकी अथॉरिटी भी अभी बिल्ड नहीं होगी। तो ये ऐसे ही है कि उसका जो है वो डोमेन का अभी नया जन्म हुआ है और इसमें अभी उसने ग्रो करना है, और वो एक जो 10 साल 20 साल पहले से डोमेन चल रही है उसको बीट करने में टाइम लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसको 20 साल ही लगेंगे। हो सकता है जो पहले डोमेन चल रही है उसने एसईओ ना की हो, आप अच्छी एसईओ कर लें जिसमें आपका डोमेन की एज का तो एक फैक्टर है, लेकिन बाकी फैक्टर्स के आपके पॉइंट्स अच्छे हों जो आप उसको बीट कर सकें। सो ये सब चीज़ें मुश्तरका एक अपना जो वज़न रखती हैं। आप हर चीज़ को जब ऑप्टिमाइज़ करते जाएंगे, करते करते कतरा कतरा करके जो दरिया बनेगा बेसिकली, वो आप ये छोटी छोटी चीज़ें जब ऑप्टिमाइज़ करेंगे, आपकी अल्टीमेटली जो पूरी डोमेन की एसईओ है वो बेहतर होने लग जाएगी, और आप उन पुरानी वेबसाइट्स को भी बीट कर सकेंगे जो शायद आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकेंगे। सो डोमेन एज पे भी इतना परेशान नहीं होना कि अभी हमारी नहीं है तो मसला होगा, या हम पुरानी कोई डोमेन बाय कर लेते हैं। अगर आपको पुरानी डोमेन मिले आप बाय कर लें, नहीं मिलती कोई मसला नहीं है, नई डोमेन शुरू कर लें, लेकिन उसको भी थोड़ा टाइम दें और उसके ऊपर अच्छी एसईओ करें। गूगल को ये रियलाइज़ करवाएं कि आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। जैसे जैसे आप अपनी अथॉरिटी बिल्ड करेंगे, गूगल आपको एसईओ में रैंकिंग अच्छी देने लग जाएगा।